हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आपकी तैयारी सही चल रही होगी। एग्जाम के 2-3 दिन बचे हुए हैं और आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 2-3 महीने में जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव नाटा है जेई दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। समरी देख लेते हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल अस्कमोस। ये न्यूज़ में है और फिनलैंड नाटो मेंबरशिप ले ली है, इसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में हुआ है, न्यू दिल्ली में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ये भी इंटरनेशनल अभी रिसेंटली इसको बनाया गया है। फिर आता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कई सारे करंट अफेयर और भी हैं। डिपेंड करते हैं, अगर वीडियो लंबी बनेगी तो मैं इसको 2 पार्ट में लेकर जाऊंगा, अदरवाइज आई विल ट्राई। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होने वाली है मेरे हिसाब से, आप देखते हैं कितना झेल पाते हो आप मुझे पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर मुझसे पूछते रहते हैं, एक पूरी डेडिकेटली का प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक जो वीडियो आई थी 6000 लोगों ने देखा है और 9 मंथ्स अगो, इसका मतलब क्या है 9 महीने पहले, पिछले साल का है। लेकिन इसके बाद जो करंट अफेयर डेवलपमेंट हुई है वो इस साल की है। करंट अफेयर में एक वीडियो बनाकर डालूं, इसलिए क्या करता हूँ, जो भी न्यूज में रही है उनको पहले हमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, इसके बाद जो भी करंट अफेयर आया 10 12 15 वीडियोस होंगी, ये करंट अफेयर न्यूज में है और क्वेश्चन बने हैं अभी जेईई, तो इसको जाकर देख लीजिए, काफी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर आता है कि अल अस्क मॉस्क जो है, ये न्यूज में है। बात करेंगे क्या है सिग्निफिकेंस और इसके पीछे रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है। सो रिसेंटली अ रेड बाय इजरायली पुलिस, आपने वीडियोस भी वायरल हुई थी, देखी होंगी, कि जो पैलेस्टाइन है, देखिए इजराइल पैलेस्टाइन काफी बड़ा इशू है, इसको डिस्कस करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लग सकता है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव में हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें जरूरत है। तो अभी वायरल हुई थी वीडियो, इजरायली पुलिस आई और उसने जो वहां पर नमाज पढ़ रहे थे पैलेस्टाइनियन, उनको बुरी तरह से ट्रीट किया, उनको भगा दिया इस तरीके से। तो काफी वीडियोज वायरल हुई थी। ये अपने आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि वाई डिड इजराइल अटैक वर्शिपर्स एट अल मॉस्क, और ऐसे ही आए थे। तो देख लेते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो ये आता है यहाँ की, ये पूरा जो न्यूज है यहाँ की है। आपको जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो येलो पार्ट है, ये वाला ये आता है इसराइल के अंदर, और जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये आता है पैलेस्टाइन के अंदर। ये 2 पार्ट है, ये गाजा पट्टी बोलते हैं, गाजा स्ट्रिप, और ये पूरा का पूरा इसको बोलता है वेस्ट बैंक। मतलब ये वेस्ट बैंक किनारे पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक रिवर आती है। अब बोलेंगे सर इजराइल है तो ईस्ट में होना चाहिए ना, दिस इज ईस्ट, तो हम उसको वेस्ट बैंक क्यों बुलाते हैं। वेस्ट बैंक इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पर रिवर जॉर्डन फ्लो करती है, और रिवर जॉर्डन अभी है ना, तो उसके वेस्ट में है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आता है ये पैलेस्टाइन के ऑक्यूपेशन में आता है, और ये वाला पार्ट है। लेकिन इसके ऊपर काफी अटैक होते रहते हैं। कभी वीडियोस में क्या करते हैं, इजरायली पैलेस्टाइन को जो ये जो लैंड दिया गया है उसको भी कब्जाने की कोशिश करता रहता है। जो पूरा का पूरा जो गेम है वो जेरूसलम पे है। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इजरायली कैपिटल क्या है, तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा और उसको मैं पिन कर दूंगा, सो दैट कि बाकी लोगों को पता चल सके। मैं लिटरली जानना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियंस। आई थिंक आप समझ गए मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं आपसे। तो अलस मॉस्क इज द साइट ऑफ द हार्ट ऑफ जेरूसलम ओल्ड सिटी, अभी दिखाऊंगा मैं, ऑन ए हिल दैट इज नेम्ड एज जूइश एज हर हरहा बैयत, या फिर टेंपल माउंट बोलते हैं इजरायली, एंड मुस्लिम जो है, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो बोलते हैं अल हरम अल शरीफ, या फिर द नोबल सेंचुरी। देखते हैं, देखो ये जो चीज रहती है ना अलस मॉस्क के लिए, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर जूइस लोगों के भी इंटरेस्ट हैं, और मुस्लिम लोगों के भी इंटरेस्ट हैं, और क्रिश्चियन के भी इंटरेस्ट हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी होते हैं न्यूज में रहता ही रहता है ये। अगर बात करें मुस्लिम के लिए ऐसा क्या है इस मॉस्क में, देखो अल मॉस्क जो है इज कंसिडर्ड बाय द मुस्लिम्स एज अ थर्ड होलीएस्ट साइट इन इस्लाम, कि इस्लाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, जो तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होलीएस्ट साइट बोले जाती है। पहली कौन सी है, मक्का, दूसरी मदीना, मक्का मदीना, उसके बाद आपकी आती है अल अस्क मॉस्क, ठीक है। द कंपाउंड ऑफ अल अस्क मॉस्क होस्ट 2 मुस्लिम होली पैलेसेस। एक का नाम है डोम ऑफ द रॉक, जो आप ये देखेंगे, दिस इज द डोम ऑफ द रॉक, जो गोल वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द डोम ऑफ द रॉक यहाँ पर, एंड अल अस्क मॉस्क, और जो ये है ये अल अस्क मॉस्क है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। ये कब बनाई गई थी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। द कंपाउंड होल्ड्स ग्रेटर रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर मुस्लिम्स एंड आर परसीव्ड थ्रेट और एनक्रोचमेंट ऑन इट्स ट्रिगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड। इजराइल क्या करता रहता है, एनक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है, जमीन हथियाने की कोशिश करता है, उसके रिटेलिएशन में एकदम से रिएक्शन देखने को मिलता है। ये क्या है, डोम ऑफ रॉक, ये फोटोग्राफ है, ये भी पूछी जा सकती है, फोटोग्राफ दे देंगे आपसे, पूछ लेंगे कि कहाँ है, नाम क्या है, सब चीज याद होनी चाहिए। अच्छा बात करें जूइश लोगों के बारे में, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। द टेंपल माउंट इज द मोस्ट सेक्रेड साइट ऑफ द जूइश। जूइश लोग बोलते हैं कि तुम्हारी तीसरी, हमारी तो पहली है, इट इज अवर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। हु बिलीव दैट बिब्लिकल किंग सोलोमन बिल्ड द फर्स्ट टेंपल, जो कि 3000 साल पहले लोगों बनाया गया था टेंपल, ऐसा बनाया गया था। द सेकंड टेंपल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रोमन्स। However, the Temple Mount is also a contested site with both Jewish and the Muslims laying claim to it.
तो अब दो कम्युनिटीज हैं और रिलीजियस कम्युनिटीज हैं तो आपस में क्लेम कर रही है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये बस इतना फोटोग्राफ याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं कहाँ पर है ये है। फिर जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, देखिए डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मेरा भी प्राइम टारगेट है कि टाइम ना वेस्ट करके आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई जाए। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं, तो आपको क्या होगा, कंटेंट मिल जाएगा। फिनलैंड नाटो मेंबरशिप में क्या है कि 4 अप्रैल को रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुई है और उसके ऊपर बहुत आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं कि फिनलैंड ऑफिशियली बिकेम द मेंबर ऑफ द नाटो। नाटो इतना न्यूज में है कि फिनलैंड ने मेंबर बन गया है नाटो के बारे में आर्टिकल 5 क्या है, सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मार्किंग डेफिनेट शिफ्ट इन यूरोप पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड अलाइनमेंट एंड आइसोलेटेड रशिया फर्दर। रशिया को आइसोलेट करने का एक तरीका देखा जा रहा है, देखते हैं। ठीक है, ऐसे अपना आर्टिकल देखेंगे। फिनलैंड हैज ऑफिशियली जॉइंड नाटो, हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो, द फिनलैंड नाटो असेशन मेक्स अ डिफरेंस। कि क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली नाटो को ज्वाइन किया है ना, इस तरह की चीजें। सो व्हाई हैज फिनलैंड जॉइन नाटो, पहले तो हम देखते हैं कि नाटो ज्वाइन करने की जरूरत क्या है। अभी बात करूंगा नाटो क्या है और नाटो क्या है। सो रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन हैज मेड फिनलैंड क्रेव द पावरफुल मिलिट्री बैकिंग दैट नाटो ऑफर्स। ये देखा कि अभी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, तो जो आसपास की कंट्रीज क्या होंगे, डर जाएंगे कि यार कल हो सकता है रशिया पर अटैक कर दे। तो अब वो ऐसा एक पार्टनरशिप चाह रहे हैं जहां पर मिलिट्री सपोर्ट मिल जाए कि अगर इन केस इन फ्यूचर कुछ भी अटैक होता है तो दिस कंट्री विल हेल्प मी टू दैट पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम द रशिया। सो एवरी मेंबर ऑफ द अलायंस हैज टू डिफाइन एनी वन मेंबर बीइंग अटैक्ड अंडर इट्स चार्टर। तो यहाँ पर एक आर्टिकल 5 लगता है, ये भी काफी न्यूज में है, नाटो का ही आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 में ये लिखा गया है कि जितने भी मेंबर्स कंट्रीज होंगे, अगर कोई अलग कंट्री उन कंट्रीज को एक भी कंट्री पर अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि 31 टोटल कंट्रीज पर अटैक कर दिया गया है। अभी फिनलैंड को मिलाकर 31 टोटल हो चुके हैं। सो फिनलैंड इज नाउ 31st नाटो मेंबर्स। अभी तक कितने 30 थे और अब कितने हो चुके हैं टोटल 31। ये फैक्ट भी याद कर लेना, देखें आज क्योंकि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन नाटो, तो इंक्लूडिंग फिनलैंड इट इज 31। तो नाटो है क्या ये, एनएटीओ, देखो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बोलेंगे सर ये एटलांटिक क्या है, एटलांटिक ओशन है, ठीक है सर। तो नॉर्थ का मतलब क्या है कि इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट होगा, उसके आसपास जो कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको बोला था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल नाम। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैसे पूरा दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर और भी होनी चाहिए लेफ्ट में, लेकिन ठीक है। तो ये अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक है, तो यहाँ पर क्या है, वो कनाडा मिलेगा, उधर अमेरिका मिलेगा, और यहाँ पर ये कंट्रीज है। सो नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज द मिलिट्री अलायंस, ये मिलिट्री का अलायंस है, स्टेबलाइज्ड बाय द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, सो कॉल्ड द वॉशिंगटन ट्रीटी। मतलब वॉशिंगटन में साइन हुई होगी इसलिए नाम बोल दिया, वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं इसको। कहाँ, 1949, नोटिस करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है ये, है ना, बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, फिर ये देखा गया कि अगर हम अलग अलग रहेंगे, मतलब उन कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने ग्रुप बना लिया गया कि हम लोग जो कंट्रीज हैं, टोटल नाटो कंट्रीज हैं, वो एक साथ तो रहेंगे, लेकिन किसी ने अटैक किया तो बाकी कंट्रीज उसको रिटेलिएट करेंगी। तो ये यूएसएसआर मतलब सोवियत रशिया के सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज में है, याद रखना, ब्राजील्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल। ठीक है, तो आप ब्राजील्स का याद रखेंगे। यहाँ पर है, ये कोई जरूरत नहीं है कौन कौन सी कंट्रीज कब बना, हमें इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग में ये डार्क वाले कंट्रीज से फिर धीमे धीमे एक्सपेंड होता हुआ इधर की तरफ जा रहा है। अब रशिया कहाँ है, यहाँ पर रशिया है। अब उसको लगा, अब यहाँ पर क्या है कि मेंबर बन गया है ये यहाँ पर, तो अब क्या हो सकता है कि अमेरिका के जो टैंक्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, यहाँ पर हो सकते हैं। अब कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा ना कि उसके बिल्कुल बॉर्डर पर ही इतनी मिलिट्री, पावरफुल मिलिट्री खड़ी हो। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या है, ये बात करता है, पार्टी एग्रीज दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम इन यूरोप और द नॉर्थ अमेरिका शैल बी कंसीडर एन अटैक अगेंस्ट देम, कि अगर किसी भी अटैक करा ये माना जाएगा 31 कंट्रीज पर अटैक कर दिया, और 31 जो कंट्रीज टोटल वो सपोर्ट करेंगे उस कंट्री को कि अपनी आर्मी भेजेंगी, सब वो करेंगी। और इतना देखिए, इतना आसान नहीं होता है बनना, हो सकता है। अब इसका क्या है कि यहाँ पर यहाँ फिनलैंड बन गया, तो फिर कल हो सकता है नॉर्वे, स्वीडन, ये कंट्रीज भी आ जाए नाटो के अंदर, तो कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट ही चीजें चल रही हैं। पर इतना इजी नहीं होता है कि कोई भी कंट्री, ये तो देखा जाए अच्छा लग रहा है ना, कई सारी चीजें ट्रीटी में लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने बहुत नोटिस किया होगा कि ये जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं, एचजे इंडेक्स में काफी अच्छी रैंकिंग होती है, मतलब जो उनकी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है काफी अच्छा है। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ कि 2% ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री हैज टू स्पेंड इन डिफेंस, मतलब एक कंट्री का 2% डिफेंस पर खर्च करना पड़ेगा। तो आज तक ये जो कंट्रीज हैं, जो फिनलैंड है, एजुकेशन पर, इन पर खर्च कर रहा था, उनको बजट कम होने वाला है, क्योंकि पहले तो कम कर रहे होंगे 2% से, अब 2% टोटल जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा उनको डिफेंस पर। तो दोनों ये विन विन सिचुएशन होती है कि मैनेजमेंट होता है, किसी को कोई चीज अच्छी होती है, कुछ खराब होती है, बट
ये सब चीजें न्यूज में थी। अच्छा, अभी कुछ और बात भी चल रही है कि यूएस नेटो एनवॉय सेज दैट अलायंस ओपन टू डीपनिंग टाइज विद इंडिया। तो ये वाली बात भी चल रही है कि कल इंडिया ज्वाइन कर सकता है क्या नाटो। तो देखिए, कहने के लिए तो नॉर्थ अटलांटिक है, लेकिन होने कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो इंडिया इज नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द नाटो, क्योंकि मैंने बताया था ना कई सारी चीजें इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। इंडिया बोलता है कि हमारी इतनी डिफेंस है, हमारी इंडियन आर्मी इतनी सही है, हमें जरूरत नहीं है किसी को करने के लिए, और बात भी सही है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। फिर आता है द फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई। तो सीडीआरआई क्या है? द कोलिशन ऑफ द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इज ऑर्गेनाइज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर। ये क्या काम करता है? ये लोगों को साथ में लेकर आता है, किनको? डिसीजन मेकर्स को, जो डिसीजन ले सकते हैं, मोदी जी ले सकते हैं, या फिर हमारे इंडिया के सीएम हो सकते हैं, स्टेट के सीएम हो सकते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं। डिसीजन मेकर्स, थॉट लीडर्स, अकेडमिशियंस एंड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम दी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अकेडमिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उनको बुलाते हैं किस काम के लिए? वर्क ऑन सॉल्यूशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट, कि ऐसा आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जो रेजिलिएंट हो। मतलब ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक आया, टूट गया, कुछ प्रॉब्लम आई, खराब हो गया, जान मान की हानि ना हो। एक रेजिलिएंट आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करता है। ठीक है। सो द लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस, द फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 वाज हेल्ड इन ऑन 4 to 5 अप्रैल, 4-5 दिन पहले हुई है, 2023 इन न्यू दिल्ली। तो ये याद रख लेना, हो सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर है कि द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, कि इंटरनेशनल डे जीरो वेस्ट का कब मनाया जाता है? तो ये होता है 31 मार्च। तो कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है। अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट, हमें इसका टारगेट क्या था? सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट साउंड प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है जो सस्टेनेबल हो और एनवायरमेंट को सपोर्ट करती हो। उससे क्या होगा? हमारा वेस्ट कम हो जाएगा। सिंपल सी वाली बात है, प्लास्टिक कम यूज करेंगे तो क्या होगा? हम जो पेपर बैग है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो क्लॉथ बैग आता है उसको लेकर जा सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? प्रैक्टिस होगी। इसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे तो एनवायरमेंट पर इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। तो उसकी बात करते हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट क्या है? एवरी ईयर ऑन द March 30, people around the world celebrate the International Day of Zero Waste, a day designated by the UNGA, United Nations General Assembly. नॉर्मली जेई में तो इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, बट नाटा के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो नाटा से पहले हम वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है यूनाइटेड नेशंस ऑल दिस थिंग टू प्रमोट रिड्यूसिंग वेस्ट एंड सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। दिस डे promotes the creation of more sustainable and waste free world. तो बात करता है, ये हुआ कब था? देखिए, यूएनजीए वाज पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन December 14, 2022, मतलब कुछ दिन पहले की बात है। दिसंबर के ही में ही ये रेजोल्यूशन पास किया गया और ये डेट कर ली गई 30 मार्च की। हम लोग 30 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे, जिससे कि इसका यूज क्या होता है कि अवेयरनेस। अब इस मान लीजिए नहीं होता, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, आपको नहीं पता हो रहा होता इसके बारे में, तो इससे क्या होगा? जब अवेयरनेस नहीं होगी तो हम लोग इसको अच्छा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है। फिर आता है अंजी खट ब्रिज। तो ये भी काफी इसकी फोटोज वायरल हो रही थी, मुझे याद है, पिछले 1 महीने के आसपास की बात है। तो देख लेते हैं क्या है। अंजी खट ब्रिज इज अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर बनाया जा रहा है क्योंकि टारगेट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए, जिससे वहां पर प्रोस्पेरिटी हो, टूरिज्म प्रमोट किया जा सके, फिर और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। दैट कनेक्ट दी कटरा रेसई सेक्शन ऑफ दी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। तो उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला रेलवे लाइन बनाई जा रही है, उसका छोटा सा पार्ट है ये वाला। सो इट इज गोइंग टू बी रफली 1300 मीटर, 1.3 किलोमीटर लंबा होगा, लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। ब्रिज कैन विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड अप टू 260 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जहां हम बात करें हिमालयस पे, तो 250 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर हवा चल रही है तो उसको रोक सकता है। एज वेल एज अर्थक्वेक ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी। आप जानते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक, जो हिमालयन रीजन है, इट इज वेरी अर्थक्वेक प्रोन रीजन। यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कल इन फ्यूचर आई विश ऐसा ना हो, अर्थक्वेक आता भी है तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो झेल लेगा इसको। सो इट इज अ हाइट ऑफ 331 मीटर अबव द रिवर बेड टू कनेक्ट कटरा विद रसाई इन द कश्मीर रेल प्रोजेक्ट। तो मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर है, आप देखेंगे इस तरह का ये बनाया जा रहा है। फिर आता है महिम फोर्ट। महिम फोर्ट ये न्यूज में है। ये महिम फोर्ट कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में मुंबई है। मुंबई के अंदर एक महिम एक एरिया है, वहां पर ये हिस्टोरिकल फोर्ट है। कब बनाया गया था? ये माना जाता है कि जो भीमदेव के डिसेंडेंट थे, उन्होंने 1140 से लेकर 1240-41 तक लगभग 100 साल के टाइम पीरियड में उसको बनाया गया। द फोर्ट हैज अ रिच हिस्ट्री एंड हैज विटनेस इज फ्रीक्वेंट
कंटेस्ट ओवर द ईयर। तो क्या है, आपने आर्टिकल देखा हिंदुस्तान टाइम्स का ही है, फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट। तो क्या करते हैं लोग, उनकी जानकारी होती है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी हेरिटेज है, हमारी हिस्ट्री है, यहाँ पर किसी भाई साहब ने आकर लिख दिया MK और पता नहीं क्या लिखा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कोई भी साइट होगी उसमें हम लोग क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे अनुराग कुछ बना के, किसी का लड़की का नाम, लड़के का नाम, मतलब मुझे समझ में नहीं आता व्हाट द हेल इट्स मैटर फॉर मी कि आप किसी को प्यार करते हैं नहीं करते। मतलब यू शुड एक्चुअली रेस्पेक्ट दी मोन्यूमेंट्स। और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी हमेशा बात करता हूँ मैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 51A सब क्लोज ए, जो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर रहा हूँ, लिखा हुआ है कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है हमारे हेरिटेज कल्चर को साफ सुथरा उसको प्रोटेक्ट करने की। तो अगर आपको कहीं दिखाई दे, उनको प्लीज अवेयर करो, उनसे बोलो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज ध्यान रखो, ये हेरिटेज इज समथिंग, एक बार खत्म हो गई दोबारा उसको नहीं किया जा सकता है। तो एनक्रोचमेंट हो रहा था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको साफ कराया, जो एनक्रोचमेंट क्लियर किया, और उसको बात की जा रही है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर आता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो 25 ऑफ मार्च को यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने इनोग्रेट दी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली क्या है, एक माउंटेन रेंज है, उसके बारे में बात करेंगे। अरावली को यह माना जाता है कि सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं। मतलब अरावली जो हैं आज हमें दिल्ली से लेकर गुजरात तक देखने को मिलती है। मैं एक बार मैं कुछ बता देता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक रेंज आती है इधर की तरह ऐसे जाती है, और बाद में एक थोड़ी सी रेंज इस तरह से जाती है। तो ये अरावली से जो रेंजेस हैं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जहाँ पर रायसेना हिल्स है, रायसेना हिल्स, और ये एक जाती है आपकी गुजरात, राजस्थान में चली जाती है, और दूसरी जाती है आपकी गुजरात में। तो इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द हाईएस्ट पीक, तो हम बोलेंगे इसको माउंट आबू। माउंट आबू सबसे हाईएस्ट पीक है, जहाँ पर उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और यहाँ पर सबसे फेमस टेम्पल है जैन का दिलवाड़ा टेम्पल, तो इसको भी याद कर लीजिए। दिलवाड़ा टेम्पल जो है यहाँ पर ही माउंट आबू पर लोकेटेड है, और ये सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं। और एक चीज और है, जब मानसून विंड्स आती हैं तो मानसून विंड्स इसके पैरेलली मूव कर चली जाती हैं। दिस इज द रीजन कि पूरा पूरा एरिड रीजन में आता है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज नहीं है। विंड जब रेनफॉल तभी होता है जब वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होगा, मतलब ऐसे माउंटेन यहाँ से विंड्स आई हैं, ये क्या जा रही है, जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रेनफॉल होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो विंड्स हैं वो उसके पैरेलली मूव कर जाती हैं। दिस इज द रीजन कि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, ड्राई एरिया में आता है। ठीक है, तो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में क्या है कि द प्रोजेक्ट एम्स टू ग्रीन दी 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज। मतलब ये अरावली रेंज है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रीज लगाए जाएंगे, उससे क्या होगा, ग्रीन वॉल बन जाएगी। तो ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, 3 यूटी और 4 स्टेट्स में एक्सपेंड करेगा। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट and is a part of the national action plan of the combat desertification and land degradation through forestry intervention। कि हमारा जो लैंड है वो जो डिग्रेड हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं कैसे, फॉरेस्ट इंटरवेंशन से। फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ पौधे लगा के एग्रीकल्चर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट्री खत्म, जो डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का वो बच जाएगा। तो क्या है, इट इज एम्बिशियस प्लान टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लंबा, मतलब समझ सकते हो कितना है, 1400 किलोमीटर लंबी लेक हमें लाइन बनानी है, वॉल बनानी है, और 5 किलोमीटर चौड़ी जो होगी व्हाइट ग्रीन बेल्ट buffer around the Aravalli mountain range covering the states of Haryana, Rajasthan, Gujarat and Delhi. It in the initial phase 75 water bodies will be rejuvenated। मतलब जो यहाँ इसके आसपास की जो 75 वाटर बॉडीज है खत्म हो चुकी है, उनको दोबारा से रिजुवनेट किया जाएगा, स्टार्टिंग विद द 5 वाटर बॉडीज ईच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरावली लैंडस्केप। ठीक है, द प्लान इज इंस्पायर्ड। अब ये प्लान ऐसा है नहीं एकदम रैंडमली आ गया है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से दिल्ली से लेके ये इस तरह जाता है और एक चले जाती है इधर की तरफ। ठीक है, सो द प्लान इज इंस्पायर्ड बाय द अफ्रीका में एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया था, और 2007 में 2007 में ये चलाया गया था, और काफी इसको अप्रेजल मिला देखने के लिए। ये भी कहां से था, अगर मैं हल्का सा आपके लिए मैप बना देता हूं, तो दिस इज अफ्रीका मैप, इस तरह से। तो ये इस तरह से चलाया गया था क्योंकि यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, तो उसको रोकने के लिए। सो दिस आइडिया वाज इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकन ग्रेट वॉल ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट रनिंग फ्रॉम द सेनेगल वेस्ट से लेकर जिबूती तक ईस्ट में, विच इज केम इनटू इफेक्ट 2007। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फॉरेस्ट बेल्ट लाइकली टू रन थ्रू फ्रॉम द पोरबंदर टू पानीपत। तो यहाँ पानीपत से लेकर पोरबंदर तक ये जाने वाली है, कवरिंग द एंटायर अरावली रेंजेस एंड बियॉन्ड। ग्रीन वॉल
will act as a barrier for dust and west and check eastward march of the थर्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पर थर्ड डेजर्ट है। अब यहाँ पर आपने वॉल बना दी है तो क्या होगा, इधर की तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ की जो यहाँ की जो लैंड है खराब हो जाएगी। सो इट विल चेक डेजर्टिफिकेशन बाय रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड थ्रू मैसिव एफोरेस्टेशन। इतने ज्यादा हम लोग पेड़ पौधे लगा देंगे कि डेजर्टिफिकेशन रुक जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन रुक जाएगा और हम फिर से इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर आता है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए वैदिक हेरिटेज पोर्टल। तो एक पोर्टल बनाया गया है, इसमें क्या होगा, वैदिक हेरिटेज जो वैदिक कल्चर है उसके बारे में बात की जाएगी। इसमें ये बोला जाता है कि लगभग 500-550 आर्ट्स का आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतना नॉलेज है, अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में आप जाके इस पोर्टल को विजिट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द वैदिक नॉलेज एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री। दिस पोर्टल इज द रिजल्ट ऑफ द 7 year एफर्ट। तो आप समझ सकते हैं 7 साल की मेहनत है आपके लिए ये, एंड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ लगभग 5 करोड़ रुपए समथिंग इसमें लगे हैं। द वैदिक हेरिटेज पोर्टल इज अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर रिसर्चर्स एंड अदर्स हु सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक हेरिटेज इन इंडिया। तो ये उन लोगों के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आप और मैं जैसे भी लोग इसमें काउंट हो सकते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट वैदिक कल्चर में जानने में है तो। इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ड्यूरिंग द IGNCA 36 फाउंडेशन डे ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक, विजिट कर लेना, वो याद रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर। प्रेसिडेंट हमारी जो है प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी इनोग्रेटेड गज उत्सव 2023। तो ये इंपॉर्टेंट है, बात करें क्यों, एट काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको इनोग्रेट किया है। देखते हैं किसके बारे में क्या है। देखिए क्या हुआ, गज उत्सव जो है 2023 वाला, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था कब, 1993 में, 92-93 में, आपके साथ पैदा होने से पहले की बात है, और डेफिनेटली उससे पहले की बात है। तब इसको चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, उसको 30 साल हो गए हैं, इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या काम करेगा, नाम से क्या लग रहा है आपको, एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करेगा, सिंपल है। The Indian government is set to celebrate the 30th anniversary of the Project Elephant with the Gaj Utsav of 2023. This two days events aim to promote the elephant conservation, कि elephant कैसे कंजर्व किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, देयर हैबिटेट, उनकी जो जहां वो रहते हैं नेचुरल हैबिटेट है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड कॉरिडोर्स का मतलब एक एलिफेंट का यहाँ से जाता है, मान लीजिए एक पूरा ग्रुप है और यहाँ से मूव करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना होगा। आज दिन देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर 2-3 हाथी की डेथ हो गई होगी, बिकॉज जो कॉरिडोर है, अब कभी कभी क्या होता है नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली ये एक्सीडेंट देखने को मिल जाता है। एंड कॉरिडोर्स एंड प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एलिफेंट का मतलब क्या है कि जब इंसान, जो हम एज ए ह्यूमन है, हमारा एनकाउंटर एलिफेंट से हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट होते हैं, और उसमें क्या होगा, या तो एलिफेंट इंसानों को मार देगा या फिर इंसान एलिफेंट को मार देगा। नुकसान तो एक्चुअली हम इन्वायरमेंट का ही है ना। सो इट विल ऑल्सो एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट इन इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जो वेन्यू है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर इनोग्रेशन, कहां पर हुई है, वेन्यू कहां पर है इसका, द्रौपदी मुर्मू जी ऑन दी काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर है, असम में है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो जीके में पूछा जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न रेनो के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है और कितने ही क्वेश्चन में पूछे जा चुका है। अब बात करें जीके कैसे इंप्रूव होगा। जीके कैसे इंप्रूव होता है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं वही आपका इंफॉर्मेशन आपके एडों से चली जाती है, और जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लेते हो, क्वेश्चन वहां से आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इवेंट इज सिग्निफिकेंट एज काजीरंगा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड होम ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर्स। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर अपॉन एरिया। कितने सारे टाइगर्स हैं यहाँ पर, एरिया वाइज, एरिया कम है, टाइगर बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी हाई हो गई है ना। मतलब सिंपल लेते हैं, आपके पास टाइगर 100 है लेकिन आपके पास 100 एकड़ जमीन है, तो हम बोलेंगे 1 डेंसिटी है। लेकिन आपको मान के चलो 100 ही टाइगर है, लेकिन आपकी जो लैंड है 20 है, 20 एकड़ है, तो यहाँ पर डेंसिटी 5 हो गई। ठीक है, तो कम एरिया में ज्यादा टाइगर्स हैं, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी। ज्यादा एकर्स में कम, ज्यादा एरिया में कम होगी पॉपुलेशन, उसको बोलेंगे हम लोग लो डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि असम के अंदर कितने नेशनल पार्क है, टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। रायमोना, मनस, जिसके इंपॉर्टेंट में क्लिक कर रहा हूँ, इट्स मनस इज इंपॉर्टेंट, और काजीरंगा तो मैंने बता दिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना उसको। और दिहांग पटकाई जो है, एंड ये मुझे लगता है ये 2021 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, और तो इसको भी याद रखना, ना मेरे भी न्यूज में रहता है वैसे तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, और रायमोना भी रिसेंटली बना है, 2020 या 21 के आसपास की बात है, तो पिछले 2-3 साल में इनका ही 2 नाम ऐड हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर है प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, सो इट्स सिग्निफिकेंस। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 1991-1992, तो लगभग 30 साल पहले की बात है, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट इन इंडिया विद एन एस्टिमेशन पॉपुलेशन ऑफ, अब इतना पॉपुलेशन हमारे इंडिया की इतनी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि 30,000 से लेकर 40,000 एलिफेंट्स अपने इंडिया में रहते हैं। इंडिया अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन। एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल एनिमल अलग है, नेशनल हेरिटेज एनिमल आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एलिफेंट है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे बताना है कि नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का, ठीक है, प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द WPA एक्ट। आप ये फैक्ट याद कर लीजिए, WPA एक्ट ऑफ 1972, मतलब एक ऐसा एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हो सकती हैं, जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं उनको डील करता है। कुछ भी हो रहा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करनी है, नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है, मरीन सेंचुरी, कुछ भी डिक्लेयर करना है, सब कुछ इसी के अंदर होता है। किस एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी होगा, सब कुछ WPA एक्ट में आता है। फुल क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था, 1972 में, ये भी जरूरी है। अच्छा, 1972 के अंदर मुझे याद है प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या काम करेगा, सिंपल ऐसा, टाइगर को प्रिजर्व करने की बात करेगा, है ना, तो ठीक है, ये भी याद रख लो। 1972 या तो 1972 में या फिर 73 में, इतना ही है, आई एम श्योर। प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था, तो देखा जाए उसके 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये भी आजकल न्यूज आ जाएगी, आपको पढ़ोगे कुछ में कि प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पर मैंने किसी का आर्टिकल डाल दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो फैक्ट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे एलिफेंट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ही है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यस, IUCN का, उसमें वनरेबल आता है, मतलब इसमें कैटेगरीज होती हैं, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, या फिर लीस्ट कंसर्न है, या फिर एक्सटिंक्शन है, या एक्सटिंक्शन वाइल्ड है, ऐसा कुछ कैटेगरीज होती हैं। सबसे होता है, सबसे एक्सट्रीम होता है एक्सटिंक्शन, खत्म हो गया, कोई एक ऐसा स्पीसीज हुआ करता था, आज नहीं है। फॉर एग्जांपल डायनासोर, एक टाइम पे हुआ करते थे, आज एक्सटिंक्ट है। उसके थोड़ा नीचे आता है कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कि जंगल में नहीं है लेकिन हमको प्रोटेक्ट कर रखा है अपने कैपिटिव ब्रीडिंग करा के, मतलब जूज में, जूलॉजिकल गार्डन में, बोटेनिकल गार्डन में, वो एक प्रोटेक्टेड एक साइड बना रखे, वहां पर तो है, पर जो उनकी रियल हैबिटेशन है वहां पर नहीं है। फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब इतना ज्यादा खत्म होने वाला है कि प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर आता है एंडेंजर्ड, मतलब अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो क्रिटिकली पहुंच जाएगा। उसके नीचे आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब सिंपल है, इतनी पॉपुलेशन है अभी, इतना ध्यान मतलब चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम लोग भूल नहीं सकते, बिकॉज दे आर वल्नरेबल। थोड़ा सा भी अपने चूक हुई तो ये जो है कैटेगरी वल्नरेबल से क्रिटिकली या एंडेंजर्ड में पहुंच सकती है, ठीक। तो 1992 में हुआ था, तो ये बताया गया, देखिए इसमें लिखा गया 27,000 इंडिया में है, जो पूरी दुनिया में कितने हैं 28,000, तो मैं इसको फैक्ट गलत मानता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 60% है, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मैंने सिर्फ डाल दिया, मुझे अच्छा लगा फैक्ट ये करने के लिए, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि किसी NGO का किसी वेबसाइट से मैंने फैक्ट उठाया है, तो मैं नहीं मानता हूँ इसको कितना रिलायबल है, लेकिन आप समझ जाएंगे 60-70% जो पूरी दुनिया के जो एलिफेंट्स हैं इंडिया में है, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर भी 30,000-40,000 दे रखा है, और यहाँ पर भी 27,000 है, तो इतना मान सकते हैं 30,000 के आसपास एलिफेंट्स इंडिया में हैं। ओके, फिर आता है युगांडा एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं इसके आर्टिकल पढ़ रहा था, तो लोगों ने जो कमेंट लिखे थे, तो मुझे कभी कभी इतना वो लगता है कि हम जितना पढ़ते हुए जा रहे हैं, जितना एजुकेट होते जा रहे हैं, लोगों के जो मैसेज हैं, कमेंट्स हैं, वो देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं हो उनकी सोच किस तरह की क्या नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, होमोसेक्सुअलिटी आप बेसिक चीज जानते हैं, नॉर्मली जो नेचर में क्या होता है, मेल एंड फीमेल होते हैं, तो आपस में रिलेशन होता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि मेल टू मेल या फिर फीमेल टू फीमेल भी ऐसे रिलेशन देखने को मिलते हैं। तो ये बायोलॉजिकल इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग बोलते हैं प्रॉब्लम है, बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ बायोलॉजिकल, ये चीजें हैं नॉर्मली, इस पर किसी कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ही ये सब चीजें पब्लिक होती जा रही हैं, लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब LGBTQ के जो राइट्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है, हम कौन होते हैं उनको डिसाइड करने वाले। तो ये सब होने के साथ साथ एक ऐसा कंट्री है युगांडा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, ये कहाँ पर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लैंडलॉक कंट्री है, इथियोपिया, साउथ सुडान है, फिर तंजानिया है, DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इस कंट्री के बीच में है। तो इसमें क्या करा है, एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल इंट्रोड्यूस किया है, और ये पास भी हो गया है, मतलब क्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि अगर कोई भी सेम सेक्स रिलेशनशिप पाया जाता है तो उनको एक पनिशमेंट मिलेगी, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, लोग अमेरिका को, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें वी हैव टू वेरी क्वाइट सेंसिटिव, है ना, हमें सेंसिटिव होना जरूरी है, कि हम ऐसे इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। दीज आर वेरी लाइक डीप इश्यूज, इनको समझना पड़ेगा हमें इन चीजों के लिए, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कि इसमें एक पेज होना चाहिए था, शायद डिलीट हो गया है, खैर एनीवेज, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया का क्या स्टेटस है,
देखिए एक सेक्शन हुआ करता था आईपीसी के अंदर 377, ठीक है, ये सेम सेक्स मैरिजेस, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डिक्रिमिनलाइज करता था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस सेक्शन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब हमें चेंज होने की जरूरत है, अपना जो माइंडसेट है, वी हैव टू ब्रिंग दी चेंजेस इन अवर मेंटेलिटी। तो आज अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के अंदर, तो हमारे जुडिशरी ने जो 377 सेक्शन हुआ करता था आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड, उसका ये खत्म कर दिया है। ये सेक्शन नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इंडिया के अंदर भले ही इतना अच्छा इंपॉर्टेंट एक्ट ना हो, बट अब उनको सजा या क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग इतना कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो पीछे लेना चाहते हैं, तो ठीक है, हर एक चीज का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। बट एनीवेज, मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो। और करंट अफेयर, मुझे लगता है कि जो पुराने वीडियोस हैं इतना काफी हो गया होगा। अगर बाई चांस करंट अफेयर में और चेक करूंगा, मुझे और मिल जाएगा, तो मैं और वीडियो बना के डाल दूंगा। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगी आपके एग्जाम से पहले। और अच्छा, एक वेबिनार चल रही है, आपको शायद याद होगा। आज क्या है, 9 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको 10 तारीख को मिल जाएगी। अगर आप सुबह दोपहर शाम को देख रहे हैं, शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक फ्री वेबिनार है। उसका लिंक आपको माई बटन पर मिल जाएगा, उसको जाकर चेक कर लेना। अगर आप उसको देखें, 3 घंटे के अंदर काफी कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, आराम से बैठ कर बात करेंगे। अटेंड कर लोगे तो मेरा टारगेट है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके ठीक कराने का, इतना मेरा छोटा टारगेट है। सो सी यू इन द वेबिनार। बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।